Hello students, welcome back to my channel Harshita Education. So today in this video we are going to continue our chapter 15, that is air around us. So let's see 15.3, that is how does oxygen become available to animals and plants living in water and soil. यानी कि किस तरह से ये जो ऑक्सीजन है, ये जो एनिमल्स हैं, जो प्लांट्स हैं, जो पानी के अंदर रहते हैं या जो सॉइल के अंदर यानी जो मिट्टी के अंदर रहते हैं, उनको किस तरह से जो ऑक्सीजन है वो अवेलेबल होता है यानी मिलता है. So we'll see one activity, that is activity 5. Take some water in a glass or metal container. Heat it slowly on a tripod stand. Well before the water begins to boil, look carefully at the inner surface of the container. Do you see tiny bubbles on the inside which you can see figure 15.10. तो आपको इस एक्टिविटी को करने के लिए आपको क्या करना है, आपको एक कांच या फिर आपको एक मेटल का बर्तन लेना है, उसमें थोड़ा सा पानी आपको लेना है और एक फिर ट्राइपॉड स्टैंड पर आपको इसे धीरे धीरे गर्म करना है. तो पानी के उबलने से पहले आपको क्या करना है, बर्तन के अंदर आपको जो सरफेस है बर्तन के अंदर वाले हिस्से को आपको देखना है, जैसा कि आप यहाँ पर इस फिगर में 15.10 फिगर में आप देख सकते हैं. तो क्या आपको इसमें छोटे छोटे जो बबल्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं एकदम तलवे पर, है ना. These bubbles come from the air dissolved in water. When you heat the water to begin with, the air dissolved in it escapes. As you continue heating, the water itself turns into vapor and finally begins to boil. We learned in chapter 8 and 9 that the animals living in water use the dissolved oxygen in water. The organisms that live in soil also need oxygen to respire, isn't it? How do they get the air they need for respiration? तो जैसा कि मतलब अभी हमने ये फिगर 15.10 में हमने देखा कि जो बर्तन है उसके नीचे जब हम पानी बॉईल करते हैं, गर्म करते हैं, तो छोटे छोटे बबल्स हो जाते हैं, है ना. तो ये क्या है, ये जो बबल्स है ये पानी में घुली हुई जो हवा है उससे आते हैं. तो जब आप पानी को गर्म करते हैं तो शुरू में उसमें घुली हुई हवा बाहर निकल जाती है और जैसे ही आँच पानी को गर्म करना जारी करता है, पानी खुद को क्या करता है, भाप में बदल देता है और फाइनली उबलने लगता है. और हमने इसके बारे में चैप्टर 8 और चैप्टर 9 में सीखा था कि पानी में जो रहने वाले जो जानवर है वो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं. इवन जो मिट्टी में रहने वाले जीवों को भी सांस लेने के लिए क्या ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ना. तो उन्हें अपनी ज़रूरत की जो हवा है, मतलब जो ये ज़रूरत के लिए जो हवा है, मतलब ब्रीदिंग करने के लिए कैसे मिलती है, इसके बारे में हम देखेंगे. नाउ एक्टिविटी 6. टेक अ लंप ऑफ ड्राई सॉइल इन अ बीकर और अ ग्लास. Add water to it and note that happens, which you can see in figure 15.11. Do you see bubbles coming out from soil? These bubbles indicate the presence of air in the soils. तो आपको क्या करना है, एक्टिविटी 6 को करने के लिए आपको एक बीकर या फिर एक ग्लास में जो सूखी मिट्टी होती है उसकी एक गांठ लेनी यानी एक लंप उसका आपको लेना है. इसमें आपको क्या करना है, आप पानी डालना है और फिर आपको नोट करना है कि क्या क्या हो रहा है. तो जैसा आप यहाँ पर 15.11 फिगर में आप देख सकते हैं, ये देखिए इस तरह से. तो क्या आप मिट्टी से बुलबुले निकलते हुए देख सकते हो. तो ये जो बबल्स हैं ये मिट्टी में हवा की उपस्थिति का हमको क्या कर रहा है, एक इंडिकेशन दे रहा है कि मिट्टी में हवा है. When the water is poured on the lump of soil, it displaces the air which is seen in the form of bubbles. The organisms that live inside the soil and the plant roots respire in this air. तो जब मिट्टी की गांठ पर पानी डाला जाता है तो ये हवा को डिस्प्लेस कर रहा है और बबल्स के रूप में हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है. A lot of burrows and holes are formed in deep soil by the animals living in the soil. These burrows also make spaces available for air to move in and out of the soil. However, when it rains heavily, water fills up all the spaces occupied by the air in the soil. In this situation, animals living in the soil have to come out for respiration. Could this be the reason why earthworms came out of the soil only during heavy rains? तो आपने ध्यान दिया होगा कि जो प्राणी यानी जो जीव है वो मिट्टी के अंदर रहते हैं और पौधे की जो जड़ें हैं, तो इसे भी क्या करना पड़ता है, इसे भी जो हवा है वो सांस लेने के लिए लेना पड़ता है. तो मिट्टी में रहने वाले जानवरों द्वारा क्या आपने देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा गहरे वो होल्स बनाते हैं, जैसे हम कहते हैं बरोज़, ठीक है. तो ये जो बरोज़ है या हवा को मिट्टी के अंदर और बाहर जाने के लिए जगह एक तरह से जगह जो है वो अवेलेबल कराते हैं. तो हालांकि जब
एकदम तेज़ बारिश होती है तो क्या होता है, पानी जो है वो मिट्टी में हवा ने जहाँ पे कब्ज़ा करके रखा होता है वहाँ पे पानी कब्ज़ा कर लेता है, ठीक है। तो उस समय क्या होता है, जितनी भी जगह होती हैं वो पानी से एकदम फिल हो जाती हैं। तो ऐसे में मिट्टी में रहने वाले जो जानवर हैं उनको सांस लेने के लिए बाहर आना पड़ता है। तो क्या यही कारण हो सकता है कि जब एकदम तेज़ बारिश होती है, भारी बारिश होती है, तो उसके दौरान जो केंचुए होते हैं, यानी जो अर्थवर्म्स होते हैं, वो मिट्टी के बाहर आ जाते हैं। आपने देखा होगा कई बार। Now, have you ever wondered why all the oxygen of atmosphere does not get used up, though a large number of organisms are consuming it? Who is refilling the oxygen in the atmosphere? तो क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है कि हम कितने सारे लोग हैं इस पूरे अर्थ के ऊपर, कितनी बड़ी संख्या में जो लोग हैं, जो जीव है, इस ऑक्सीजन को हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इतना सब यूज़ करने के बाद भी जो एटमॉस्फेयर है, तो इस एटमॉस्फेयर की सारी ऑक्सीजन हम पूरी की पूरी यूज़ नहीं कर पाते हैं। एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है वो वापस से क्या होता है, रीफिल हो रहा है। उसकी पूर्ति कौन कर रहा है, ये हमें कैसे पता चलेगा, मतलब कौन कर रहा है, ये उसको बार बार रीफिल कौन कर रहा है। ओके, so let's see 15.4. How is the oxygen in the atmosphere replaced? तो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है उसको रिप्लेस कैसे किया जाता है। सो इन चैप्टर 7 वी रीड अबाउट फोटोसिंथेसिस। तो चैप्टर 7 में अगर आपको याद हो तो हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा था। इन दिस प्रोसेस प्लांट्स मेक देयर ओन फूड एंड ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस अलॉन्ग विद इट। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, जो पौधे होते हैं वो अपना जो भोजन है, अपना जो खाना है वो खुद से ही बनाते हैं, और इसी के साथ वो ऑक्सीजन का भी क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं ऑक्सीजन का। Plants also consume oxygen for respiration, but they have produced more of it than they consume. तो पौधे जो हैं, पौधे भी इसको रेस्पिरेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, किसको, ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं, लेकिन वे जितना यूज़ करते हैं उससे ज़्यादा ऑक्सीजन का वो उत्पादन कर रहे हैं। दैट इज़ वाई वी से प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन। इसलिए हम क्या कहते हैं कि जो पौधे हैं वो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, ऐसा बोल सकते हो आप। सो इट इज़ ऑब्वियस दैट एनिमल्स कैन नॉट लिव विदाउट प्लांट्स। ये एकदम ऑब्वियस बात है, एकदम क्लियर है कि जो जानवर हैं वो बिना पौधों के नहीं रह सकते हैं, ना। द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन and carbon dioxide in the atmosphere is maintained through respiration in plants and animals and by the photosynthesis in plants. This shows the interdependence of plants and animals. Interdependence का मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, हम उनके ऊपर डिपेंड है, और मतलब जो प्लांट है वो एनिमल पे डिपेंड है, और एनिमल जो है वो प्लांट पे डिपेंड है। Now we can now appreciate how important air is for life on earth. तो अब हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि हमारी अर्थ के ऊपर जो जीवन के लिए जो हवा है वो कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। Are there any other uses of air? तो एयर का मतलब हवा का और भी कोई यूज़ है। तो हैव यू हर्ड अबाउट अ विंड मिल? क्या आपने कभी एक विंड मिल के बारे में सोचा है या देखा है? सो हियर इन 15.12 फिगर यू कैन सी अ विंड मिल, है ना। तो आपने कभी देखा है इसको? तो 15.12 फिगर में आप एक विंड मिल देख सकते हैं। नॉर्मली ये जो विंड मिल है आपने अगर देखा हो तो बहुत खुले एरिया में होता है जहाँ पे बहुत हवा चलती है। ओके, The wind makes the windmill rotate. The windmill is used to draw water from tube wells and to run flow mills. Windmills are also used to generate electricity. Air helps in the movements of sailing yachts, gliders, parachutes and aeroplanes. Birds, bats and insects can fly due to the presence of air. Air also helps in the dispersal of seed and pollen of flowers of several plants. Air plays an important role in water cycle. तो जो हवा है वो क्या करती है, विंडमिल को घुमाती है। तो विंडमिल का जो यूज़ है वो ट्यूबवेल से पानी निकालने और आटा चलाने के लिए किया जाता है। विंडमिल का यूज़ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी किया जाता है। फिर जो हवा है, जो जो सेलिंग याचेस होते हैं या ग्लाइडर्स वगैरह जो होते हैं, पैराशूट्स जो होते हैं, एरोप्लेन्स होते हैं, इनकी मूवमेंट के लिए भी हवा बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, मदद करती है ना। इसके अलावा जो बर्ड्स वगैरह हो गए, बैट्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, तो इन सब को भी, ये सब भी हवा के कारण ही उड़ सकते हैं हम। तो हवा जो है वो कई पौधों के, फूलों के जो बीज होते हैं, ये जो पॉलन्स होते हैं, उनके फैलाव में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। इवन जो ये हमारा, आप कह सकते हो, ये जो जल चक्र है, जल चक्र का मतलब जो वाटर साइकिल है, तो वाटर साइकिल में भी जो एयर है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले
करता है। सो हियर आवर चैप्टर इज ओवर। आई होप आप सभी को चैप्टर समझ आया होगा। इन नेक्स्ट वीडियो विल सी द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर।